हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। श्री बालाजी नर्सिंग एंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ मौलासर डिडवाना कुचामन एडमिशन ओपन है। अभी भी आप एनएम जीएनएम के लिए एडमिशन करवा सकते हैं। 80,000 फीस है एएनएम के लिए, जीएनएम की है 150,000। डी फार्मा, डीएमएलटी, डीआरटी, एमबीबीएस ये भी कोर्स करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। एमबीबीएस विदेश से होती है। आप राजेंद्र रेवाड़ जी से कांटेक्ट कर सकते हैं या दिनेश जी या सरवण जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे फेरेंजाइटिस, टॉपिक पढ़ेंगे फेरेंजाइटिस क्या होता है। तो फेरेंजाइटिस क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फेरेंजाइटिस क्या होता है, एग्जैक्टली फेरिंग्स होता कहाँ है, सबसे पहले हमें वो पता करना है कि फेरिंग्स होता क्या है। कि फेरेंजाइटिस जो है उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में उसे बोलते हैं ग्रसनी शोथ। हिंदी में बोलते हैं उसे ग्रसनी शोथ, ग्रसनी शोथ बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में उसे बोलते हैं ग्रसनी शोथ। तो फेरेंजाइटिस में ये सबसे पहले ओरल कैविटी है। ये क्या है, माउथ। यहां से ये माउथ स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पे है आपके टंग है, जीभ है। उसके बाद में ये है आपके वॉइस बॉक्स, जिसे आप लैरिंग्स के नाम से भी जानते हैं। लैरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स, तो उसे लैरिंग्स के नाम से भी जान सकते हैं। लैरिंग्स, ये लैरिंग्स एरिया है। उसके बाद में ये जो है वो है ट्रेकिया। ये यहाँ पे जो है ट्रेकिया होता है। ट्रेकिया के पीछे किस तरफ ये इसोफेगस होती है, इसोफेगस होती है। ट्रेकिया के पीछे की तरफ जहाँ से फूड जाता है, इसमें जाता है आपके फूड। इसमें क्या जाता है, इसमें जाता है आपका फूड। और ये जो एरिया है वो ये जैसे ये वाला है श्वसन वाला, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला एरिया, ये जो एरिया है वो है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला एरिया। ये जो एरिया है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला एरिया हो गया। तो अब सबसे पहले अब मैं बताता हूं इसमें फेरिंग्स लैरिंग्स कहाँ पे एग्जैक्ट फेरिंग्स और लैरिंग्स है कहाँ पे। तो ये जो एरिया है, यहाँ से ये जो एरिया है ये कहलाता है नेजोफेरिंग्स, यानी नाक का और जो फेरिंग्स का एरिया है वो नेजोफेरिंग। इसमें नोज से जो टच होता है वो कहलाता है नेजोफेरिंग। ये नेजल कैविटी है, ये जो ये दिख रही है वो नेजल कैविटी है, नाक की कैविटी है, नेजल कैविटी, ठीक है, नेजल कैविटी है, नेजोफेरिंग्स है। उसके जस्ट ये ओरल कैविटी, ये वाली ओरल कैविटी और फेरिंग्स कैविटी, तो ये वाले एरिया कहलाता है ओरोफेरिंग्स। क्या कहलाता है, ओरोफेरिंग्स कहलाता है। ये वाला एरिया ओरोफेरिंग्स कहलाता है, ये जो। उसके बाद में लैरिंग्स जो मैंने बताया था, ये वाला जो लैरिंग्स होता है, ये जो वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ये वाला एरिया जो लैरिंग्स होता है, और इसको टच करने वाला एरिया, ये जो एरिया है ये कहलाता है लैरिंगोफेरिंग्स या हाइपोफेरिंग्स बोल सकते हैं।
या लैरिंगोफेरिंक्स बोल सकते हैं, इसे लैरिंगोफेरिंक्स बोल सकते हैं। इसे क्या बोलेंगे? लैरिंगोफेरिंक्स, इसको लैरिंगोफेरिंक्स बोलते हैं। तो ये फेरिंक्स के ये 3 हिस्से हैं। ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये क्या कहलाता है? फेरिंक्स कहलाता है। ये वाला एरिया फेरिंक्स कहलाता है। जो नाक के टच हो रहा है, जो नोज और फेरिंक्स टच हो रहा है वो नेजोफेरिंक्स कहला रहा है। जो माउथ के जो टच हो रहा है वो ओरोफेरिंक्स कहला रहा है। जो लैरिंक्स के टच हो रहा है पार्ट वो लैरिंगोफेरिंक्स कहला रहा है। तो ये 3 पार्ट है, इसे बोलते हैं फेरिंक्स। तो एग्जैक्ट आपको समझ आ गया, फेरिंक्स इसे कहते हैं। फेरिंक्स ये वाला एरिया फेरिंक्स कहलाता है। जो नाक के आगे वाली कैविटी, जो नेजल कैविटी है, उसके जो पीछे वाला नेजोफेरिंक्स, और माउथ के जो पीछे वाला है वो ओरोफेरिंक्स, और जो लैरिंक्स के जस्ट ऊपर वाला होता है वो ओरोफेरिंक्स। तो ये फेरिंक्स है। अब इसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, अगर इसमें इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे कहते हैं फेरेंजाइटिस। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फेरेंजाइटिस। अगर इसमें इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फेरेंजाइटिस। इसे कहते हैं फेरेंजाइटिस। तो फेरेंजाइटिस इज ए कंडीशन इन विच द म्यूकस मेम्ब्रेन, जो फेरिंग्स की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, लाइनिंग ऑफ द बेक ऑफ द थ्रोट। तो म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग ऑफ द बैक ऑफ द थ्रोट, थ्रोट जो गला है उसके बैक साइड का लाइनिंग, और जो फेरिंग्स को बनाती है, और फेरिंग्स बिकम swollen। दिस इन्फ्लामेशन कॉज डिस्कम्फर्ट, ड्राइनेस और डिफिकल्टी इन swallowing। इस इन्फेक्शन, इसमें क्या हो जाता है? सीधी सिंपल डेफिनेशन बोले तो ये बोल सकते हैं आप कि इन्फ्लामेशन ऑफ फेरिंग्स के अगर अदर इन्फ्लामेशन हो जाए, फेरिंग्स में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे क्या कर सकते हैं? फेरेंजाइटिस बोल सकते हैं। फेरेंजाइटिस कहाँ होता है? तो ये कंडीशन है कि विच द म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग ऑफ द बैक ऑफ द थ्रोट के जो बैक में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर, और बिकम द swallowing, जो अपन ऐसे फेरिंग्स से सोलो करते हैं वहाँ पर। तो इन्फ्लामेशन हो जाए उसे फेरेंजाइटिस कहते हैं। और इन्फ्लामेशन के कारण, दिस इन्फ्लामेशन कॉज डिस्कम्फर्ट हो जाता है ये इन्फ्लामेशन होने के कारण, ड्राइनेस हो जाता है, और डिफिकल्टी इन सोलोइंग, जो निगलने में, सोलो करने में उन्हें क्या होती है? डिफिकल्टी होती है, निगलने में कठिनाई होती है। निगलने में क्या होती है? निगलने में कठिनाई होती है। निगलने में क्या होती है? कठिनाई होती है। निकलने में कठिनाई होती है। उसके बाद में वापस देख लेते हैं थोड़ा सा फेरिंग्स वाला एरिया कौन सा होता है, और इस डायग्राम में देख लेते हैं। उस डायग्राम में मैंने अच्छे से समझा दिया है, वैसे इसमें और देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये क्या होते हैं? साइनस। मैंने साइनस में पढ़ाए थे, साइनसाइटिस क्या होता है? साइनस नेजल कैविटी के उधर
साइनस होते हैं। और ये जो कैविटी है, ये वाली कैविटी है, ये है नेजल कैविटी। ये कौन सी है? नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के पीछे से फेरिंग्स स्टार्ट हो जाता है। ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है वो क्या कहलाता है? फेरिंग्स कहलाता है। ये वाला जो एरिया है, ये जो नाक के टच हो रहा है वो नेजोफेरिंग्स, जो नाक के टच हो रहा है वो नेजोफेरिंग्स, वो क्या कहलाता है? नेजोफेरिंग्स कहलाता है, जो नाक के टच हो रहा है। और जो ओरल कैविटी के टच हो रहा है, ये है ओरल कैविटी। ये यहाँ पे होते हैं टॉन्सिल। ये क्या होते हैं? टॉन्सिल। इसके बारे में पढ़ेंगे अपन, टॉन्सिल के बारे में। और इस कैविटी के टच हो रहा है तो वो ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स। और जो लैरिंग्स के टच हो रहा है वो लेरिंगोफेरिंग्स। तो ये नीचे की तरफ ये जो एरिया है वो कहलाता है लैरिंग्स कहलाता है। ये वोकल कॉर्ड होता है। और इसके नीचे जो है ये ट्रेकिया होता है। और यहाँ पे एक एपिग्लोटिस होती है। यहाँ पे क्या होता है? एपिग्लोटिस होता है, जो फूड को श्वास नली में जाने से रोकता है। एक एपिग्लोटिस होता है, ठीक है। तो ये फेरिंग्स हो गया। ये वाला एरिया क्या हो गया? फेरिंग्स हो गया। ये जो एरिया दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है? फेरिंग्स है। इसमें ऊपर नाक के जो टच हो रहा है वो नेजोफेरिंग्स, ओरल के जो टच हो रहा है ओरोफेरिंग्स, और जो लेंस से टच हो रहा है लेरिंगोफेरिंग्स। और उसके आगे यहाँ टॉन्सिल होते हैं, यहाँ एपिग्लोटिस होता है, यहाँ पे लेरिंग्स होता है, वॉइस बॉक्स होता है, ट्रेकिया होता है, ठीक है। अब इसके कारण क्या है? किस कारण से यह बीमारी होती है? कारण क्या है? कॉज क्या है? तो कारण क्या है? कारण, सबसे इम्पोर्टेंट कारण क्या है इसका? तो कारण, फेरेंजाइटिस कैन बी कॉज बाय ए वेराइटी ऑफ वायरस और बैक्टीरिया। तो फेरेंजाइटिस किसकी वजह से हो सकता है? वायरस या बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। बहुत सारे वायरस, तो ये बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। बैक्टीरिया यानी जीवाणु, और वायरस की वजह से हो सकता है। वायरस मतलब विषाणु। तो वायरस और बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। तो इसके जो एजेंट है वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं इसके? तो सबसे पहले ये मीजल्स की वजह से हो सकता है। मीजल जो बीमारी है, मीजल्स बीमारी है, उसकी वजह से हो सकता है। एडिनो वायरस है, उसकी वजह से हो सकता है। वन ऑफ द कॉज कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड की वजह से भी हो सकता है। धीरे धीरे कॉमन कोल्ड फेरेंजाइटिस कर सकता है। उसके बाद में चिकन पॉक्स की वजह से हो सकता है, चिकन पॉक्स हो गया। उसके बाद क्रॉफ की वजह से हो सकता है, खांसी आ रही है। पीडियाट्रिक इलनेस कैरेक्टराइज बाय द बार्किंग कफ, इसमें बार बार में कफ आता है, खांसी आती है, उसकी वजह से हो सकता है। वूफिंग कफ, ये पर्टूसिस वूफिंग कफ, इन डिजीज की वजह से भी ये फेरेंजाइटिस वगैरह हो सकता है। तो ये मैंने ये डिजीज पढ़ा दी है, वूफिंग कफ पढ़ा दी है, और मीजल्स नहीं पढ़ाई है लेकिन पढ़ा देंगे धीरे धीरे। और जो बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ये क्या है? बैक्टीरिया। ये तो थी डिजीज, ये है डिजीज। इन डिजीज की वजह से मीजल्स, एडिनोवायरस, चिकन पॉक्स, वूफ और वूफिंग कफ, इनकी वजह से, और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, इनकी वजह से ये बीमारी हो सकती है। ये जो फेरेंजाइटिस की बीमारी है, इनकी वजह से ये हो सकती है, इन बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका साइन एंड सिम्टम। तो साइन एंड सिम्टम ऑफ वायरल फेरेंजाइटिस। सबसे पहले वायरल फेरेंजाइटिस के, अगर वायरल है, वायरल फेरेंजाइटिस है, वायरल की वजह से हुआ है फेरेंजाइटिस, तो क्या सिम्टम नजर आएंगे, क्या लक्षण नजर आएंगे? तो उसमें क्या लक्षण नजर आएंगे? तो लक्षण नजर आएंगे, सबसे पहले जो है क्या लक्षण नजर आएंगे? तो सबसे पहले है कफ। कफ मतलब खांसी आना, खांसी, खांसी आएगी। रनिंग नोज, नाक से पानी बहना।
नाक से पानी बहना, हेडेक सिर दर्द, आई इरिटेशन सर दर्द होगा, सर दर्द वगैरह, आई इरिटेशन, ये कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे इसमें। सिर दर्द, आई इरिटेशन वगैरह ये सब किसके हैं? वायरल के सिम्टम्स हैं, वायरल की वजह से हो सकते हैं। सिर दर्द हो गया। और सोलो टॉन्सिल, टॉन्सिल में क्या हो जाएगी? स्वेलिंग आ जाएगी। टॉन्सिल में क्या आ जाएगी? टॉन्सिल में सूजे हुए टॉन्सिल दिखाई देंगे, टॉन्सिल में सूजन आ जाएगी, टॉन्सिल में सूजन वगैरह देखने को मिलेगी। सूजन देखने को मिलेगी टॉन्सिल में, टॉन्सिल के अंदर स्वेलिंग सूजन देखने को मिलेगी। और पोस्ट नेजल ड्रिप, पोस्ट नेजल ड्रिप का मतलब है पोस्ट नेजल ड्रिप देखने को मिलेगा। और सोलो लिम्फ नोड, लिम्फ नोड में क्या हो जाएगी? स्वेलिंग हो जाएगी। लिम्फ नोड है जो लसिका है वहाँ पे सूजन आ जाएगी, वहाँ पे भी सूजन आ जाएगी, लिम्फ नोड में स्वेलिंग देखने को मिलेगी। फैटिक मतलब थकान, इसका मतलब होता है थकान, ये थकान देखने को मिलेगी। ये कुछ सिम्टम है जो वायरल किसके अंदर देखने को मिलते हैं? वायरल फेरेंजाइटिस के अंदर। कफ, रनिंग नोज, हेडेक, आई इरिटेशन, सोलो टॉन्सिल, पोस्ट नेजल ड्रिप, सोलो लिम्फ नोड और फैटिक, ये कुछ सिम्टम देखने को मिलेंगे। अब है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ये तो हो गया वायरल। अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, तो क्या सिम्टम नजर आएंगे? तो सिग्निफिकेंट पेन ड्यूरिंग सोलोइंग, सबसे पहले पेन होगा, दर्द होगा जब सोलो करेंगे, जब निगलेंगे तो पेन होगा, सोलो करने पे पेन होगा, निगलने पे पेन होगा, निगलने पे क्या होगा? दर्द होगा। तो ये कुछ सिम्टम देखने को मिलेंगे। निगलने पे दर्द होगा, ठीक है, निगलने पे दर्द होगा। उसके बाद में टेंडर एंड सोलो लिम्फ नोड, लिम्फ नोड्स जो है किसकी? नेक के, गले के जो लिम्फ नोड है, गले की जो लसिका है वहाँ पर स्वेलिंग देखने को मिलेगी, सूजन, ठीक है, सूजन देखने को मिलेगी, सूजन स्वेलिंग तो लिखा हुआ है यहाँ। सोलो और टेंडरनेस, टाइट भी हो जाएगी वो। विजिबल वाइट पैचेस एंड पस ऑन द बैक ऑफ थ्रोट, थ्रोट के पीछे की तरफ बैक ऑफ द थ्रोट, पीछे की तरफ कैसे दिखाई देंगे? पस वाले पैचेस दिखाई देंगे, वाइट पैचेस दिखाई देंगे, सफ़ेद कलर के पैचेस दिखाई देंगे, सफ़ेद कलर के रंग के पैचेस दिखाई देंगे, जो चकते दिखाई देंगे, चकते। और उसमें क्या हो जाएगी? पस भर जाएगी, उसमें पस भर जाएगी। उसके बाद में सोलो और इन्फ्लाम टॉन्सिल, टॉन्सिल में और स्वेलिंग आ जाएगी, टॉन्सिल जो है उसमें और स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन हो सकता है। हेडेक हो सकता है, सिर दर्द, एब्डोमेन पेन, पेट दर्द। उसके बाद में फैटिक मतलब थकान, सिर दर्द, ये तो लिखा चुका हूँ। उसके बाद में नोजिया, जी मतलाना, वोमिटिंग, उल्टी, उसका मतलब होता है उल्टी, नोजिया, जी मतलाना, वोमिटिंग, उल्टी। और स्कार्ड फीवर डायग्नोसिस है ना, स्कार्ड फीवर और देखने को मिल सकता है, इसके अंदर स्कार्ड फीवर भी देखने को मिल सकता है। ये दूसरा है। डायग्नोसिस क्या करेंगे, इसका पता कैसे लगाएंगे, निदान कैसे करेंगे, निदान कैसे करेंगे? सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन, सबसे पहले क्या करते हैं? ये तो थे कुछ वायरल और बैक्टीरियल सिम्टम्स, वायरल में क्या होता है? वायरल में कफ, रनिंग नोज, हेडेक, आई पेन, आई इरिगेशन हो सकता है, या फिर सोलो टॉन्सिल हो सकता है, और पोस्ट नेजल ड्रिप हो सकता है, और लिम्फ नोड में स्वेलिंग हो सकती है, और फैटिक जैसे सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। बैक्टीरियल के अंदर निगलने में क्या होगा? दर्द होगा, तो डिफिकल्टी या डिस्फेजिया भी बोल सकते हैं। उसके बाद में टेंडरनेस एंड सोलो लिम्फ नोड में स्वेलिंग और टेंडरनेस आ जाएंगे,
और क्या होंगे, वाइट जो कलर के पैच दिखाई देंगे बैक ऑफ द थ्रोट में, या उसमें पस भी भर सकती है। सोलो और इन्फ्लामेशन ऑफ द टॉन्सिल में और स्वेलिंग आ सकती है, हेडेक हो सकता है, जॉइंट, एब्डोमेन पेन, फैटिक, नोजिया, वोमिटिंग और स्कार्ड फीवर जैसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे बैक्टीरियल अगर फेरेंजाइटिस हो गया था। अब डायग्नोसिस करोगे, डायग्नोसिस में सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या देखेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर विल बी एग्जामाइन द पेशेंट थ्रोट, थ्रोट को, पेशेंट के जो थ्रोट है उसको देखेगा, पेशेंट के जो थ्रोट है पेशेंट का जो गला है उसको देखेंगे सबसे पहले, पेशेंट के जो गला है उसको देखेंगे, थ्रोट को देखेंगे, तो थ्रोट को एग्जामिनेशन करेंगे। इफ सी हैज ए सिम्टम ऑफ फेरेंजाइटिस, अगर उसके सिम्टम्स ऐसे लग रहे हैं, उसके लक्षण कैसे लग रहे हैं, फेरेंजाइटिस जैसे सिम्टम लग रहे हैं, तो चेक द वाइट और ग्रे स्पॉट्स, उसके वाइट और ग्रे स्पॉट को देखेंगे कि वो उसमें है कि नहीं है। स्वेलिंग और द रेडनेस है कि नहीं है, ये चेक करेंगे, जो सिम्टम से पता लगाएंगे। द डॉक्टर में भी आल्सो एग्जामाइन द पेशेंट ईयर, नोज और उसके कान और नाक को भी देखेंगे। फील द साइड ऑफ बोथ नेक, एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड, और लिम्फ नोड में स्वेलिंग तो नहीं है, लसिका में स्वेलिंग तो नहीं है, उसको भी देखेंगे, लसिका वगैरह में स्वेलिंग तो नहीं है, इसका भी देखेंगे। तो इसके द्वारा हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। उसके बाद में थ्रोट कल्चर, थ्रोट का कल्चर करके, थ्रोट स्वाब कल्चर का टेस्ट करके बैक्टीरिया का पता लगा सकते हैं। इफ द डॉक्टर इज सस्पेक्टेड स्ट्रेप थ्रोट, तो एंड ही सी विल टेक द सैंपल ऑफ थ्रोट, थ्रोट का सैंपल लेंगे सिक्रीशन का, तो थ्रोट से जो सिक्रीशन निकलते हैं उसका एक सैंपल लेंगे, उसके सैंपल का कल्चर करेंगे, तो कल्चर में उस बैक्टीरिया का आ जाएगा, तो कॉटन स्वाब फॉर द कल्चर, थ्रोट कल्चर के लिए करें। उसके बाद में करेंगे बीटी टेस्ट यानी ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट के अंदर, ब्लड टेस्ट में भी प्रिस्क्राइब इफ ए डॉक्टर सस्पेक्ट टू अनदर कोज, अगर डॉक्टर को अनदर कोज दिख रहा है तो ये सब्सक्राइब कर फेरेंजाइटिस, तो ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड विल बी कलेक्ट फ्रॉम द आर्म हैंड फॉर द टेस्टिंग, तो कुछ ब्लड टेस्ट करेंगे सीबीसी वगैरह, उससे भी पता लगा सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके, दिस टेस्ट कैन बी टेल ए पेशेंट हैज द मोनुलोसाइटिस आर नॉट, दे हैव बी अनदर टाइप ऑफ इन्फेक्शन, ए सीबीसी टेस्ट में भी परफॉर्म, सीबीसी का टेस्ट करते हैं, कंप्लीट ब्लड टेस्ट है ना, सीबीसी का होता है कंप्लीट ब्लड टेस्ट, इसके अंदर सारे टेस्ट हो जाते हैं, इसके अंदर एचबी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पीटी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी के जो है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट वो भी हो जाते हैं, साथ में हो जाता है, तो कंप्लीट ब्लड टेस्ट हो जाता है। अब इसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे, ये तो हो गया था टेस्ट कैसे करेंगे, अब है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में है पहला, इफ द पेशेंट हैज ए बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस, अगर उसको बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस है तो एंटीबायोटिक देंगे। इफ दैट द ट्रीटमेंट इज पेनिसिलिन, उसे क्या देंगे, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक देंगे। तो अगर बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस है तो उसे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दे सकते हैं, एमोक्सिलिन जो नाम से आती है, विच शुड बी टेकन फॉर 5 डेज, कितने दिनों के लिए देने हैं, 5 दिन तक उसे एंटीबायोटिक देंगे, कम से कम 5 दिन देंगे, 7 दिन भी दे सकते हैं। उसके बाद में द पेशेंट हु इज एलर्जिक, अगर एलर्जिक है किसकी, पेनिसिलिन की, उसे एलर्जी है, एलर्जिक टू पेनिसिलिन एंड एरिथ्रोमाइसिन शुड बी, तो उसे क्या दे सकते हैं, एरिथ्रोमाइसिन शुड बी गिवन, एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। अगर उसे पेनिसिलिन की एलर्जी है तो एमोक्सिलिन वगैरह पेनिसिलिन की एलर्जी है तो उसे एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। एरिथ्रोमाइसिन से भी नहीं है तो सेफेलोस्पोरिन दे सकते हैं, सेफेलोस्पोरिन दे सकते हैं। अगर पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन की एलर्जी है तो उसे कैसे, अगर दोनों की एलर्जी है, सॉरी पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन की एलर्जी है, शुड बी गिवन सेफेलोस्पिरिन एंड विद द माइक्रोलाइड्स टू ट्रीट इन्फेक्शन, सेफेलोस्पिरिन वगैरह देके भी ट्रीट किया जा सकता है, उसे ट्रीट कर सकते हैं। अब है दर्द निवारक कौन सी देंगे, एनाल्जेसिक गोलियां हैं, एनाल्जेसिक मतलब होता है पेन किलर, पेन को कम करने वाली पेन किलर, पेन किलर दर्द निवारक, ठीक है। तो एस्पिरिन दे सकते हैं, एस्टामिनोफेन दे सकते हैं, शुड बी गिव द रिलीफ ऑफ सीवियर थ्रोट पेन, ज़्यादा गले में दर्द हो रहा है तो उससे रिलीफ मिलेगा। एस्टामिनोफेन विथ
कोडीन शुड बी गिवन, कोडीन भी दे सकते हैं साथ में 3 से 4 टाइम, 3 से 4 टाइम पर डे, कम से कम दिन में 3 से 4 टाइम दे सकते हैं इफ़ नीडेड, जरूरत पड़ने के अकॉर्डिंग। विथ गार्गल, उसे क्या दे सकते हैं, गार्गल दे सकते हैं, बेंजोकेन गार्गल शुड बी रिकमेंडेड टू, बेंजोकेन गार्गल उसे प्रोवाइड करना है, बेंजोकेन गार्गल गार्गल गरारा करने के लिए, ठीक है। और सिम्टम इन सीवियर इन केस, अगर सिम्टम ज़्यादा सीवियर है तो नेजल स्प्रे ड्रग्स कंटेनिंग एपिनेफ्रिन सल्फेट, नेजल स्प्रे वगैरह दे सकते हैं, ड्रग कंटेनिंग एपिनेफ्रिन सल्फेट दे सकते हैं। शुड बी यूज इन ए शॉर्ट टाइम टू इजी नेजल कंजेक्शन, नेजल जो नाक रुका हुआ है उसके लिए उसको नेजल स्प्रे वगैरह भी दे सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है एंटाहिस्टामिन ड्रग्स, एंटीहिस्टामिन ड्रग्स, एंटीहिस्टामिन ड्रग्स एलर्जी के लिए देते हैं, तो दी डीकंजेक्शन और स्यूडोनेफ्रिन, स्यूडोएपिनेफ्रिन शुड बी रिकमेंडेड ओरली एवरी 4 to 6 आवर, एवरी 4 to 6 आवर में देनी है पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ एलर्जी। अगर पेशेंट को हिस्ट्री है एलर्जी की हिस्ट्री है तो उसे कम से कम हर 4 से 6 घंटे में एंटीहिस्टामिन ड्रग्स देनी है। टॉन्सिलेक्टोमी शुड बी परफॉर्म इन केस ऑफ द पर्सिडेंट फेरेंजाइटिस, अगर ज़्यादा बार में हो रहा है तो टॉन्सिलेक्टोमी भी कर सकते हैं। ये तो हो गया मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट। अब है सर्जिकल ट्रीटमेंट, सॉरी नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है। तो द नर्स शुड बी इंस्ट्रक्ट द पेशेंट शुड बी अवॉइड कॉन्टेक्ट विथ अदर, नर्स को क्या एडवाइज करना है, इंस्ट्रक्ट करना है कि पेशेंट को अवॉइड टू कॉन्टेक्ट टू अदर, अदर से कॉन्टेक्ट करने के लिए मना करना है एंटिल द फीवर डिक्रीज, जब तक बुखार कम नहीं हो जाता, जब तक कि बुखार है जो कम नहीं हो जाता तब तक पेशेंट को दूसरों से मिलने के लिए रिस्ट्रिक्ट करना है, रोकना है। डिक्रीज इन द ऑर्डर टू प्रिवेंट ऑफ द इन्फेक्शन फ्रॉम स्प्रेडिंग, क्योंकि वो एक दूसरे में भी स्प्रेड कर सकता है, फैला सकता है, तो वो उसका भी ध्यान रखना है। सी शुड बी एडवाइज टू पेशेंट टू अवॉइड एल्कोहल, से एल्कोहल पीने के लिए मना करना है, दारू पीने के लिए मना करना है, तंबाकू खाने के लिए मना करना है पेशेंट अगर तंबाकू खाता है तो। सेकेंड हैंड स्मोक, अगर स्मोकिंग वगैरह कर रहा है तो उसे मना करना है। बीइंग एक्सपोजर ऑफ कोल्ड वेदर, और कोल्ड वेदर से भी बचना है। उसके बाद में ऑक्यूपेशनल कंटामिनेट्स, कुछ ऑक्यूपेशनल कंटामिनेट्स है उनसे भी क्या करना है, बचना है। ऑक्यूपेशनल जो कंटामिनेट्स है उनसे भी बचना है। उसके बाद में नेक्स्ट है सी शुड बी इनकरेज द पेशेंट ड्रिंक सफिशिएंट वाटर, उसे सफिशिएंट वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट के लिए उसे इनकरेज करना है, ठीक है। सफिशिएंट वाटर पीने के लिए, पानी पीने के लिए इनकरेज करना है, सफिशिएंट मात्रा में पानी पिए तो डिहाइड्रेट्स नहीं होगा पेशेंट को। उसके बाद में नेक्स्ट है सी शुड बी इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू गार्गल विथ वार्म वाटर, वार्म वाटर से पेशेंट को गार्गल करने के लिए एडवाइज करनी है, गरारा करने के लिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन टू हेल्प टू रिड्यूस थ्रोट पेन, उससे क्या होगा, थ्रोट पेन कम हो जाएगा। सी शुड बी प्रोवाइड लॉन्जेनेस टू कीप द थ्रोट मॉइस्ट, पेशेंट को क्या करना है, गले में दर्द कम करने के लिए नमकीन घोल जो रहता है, नमक का पानी रहता है, उससे गरारे करने के लिए करना है। और लॉन्जेस देने के लिए एडवाइस करनी है पेशेंट को, नम रखने के लिए लॉन्जेस, पेशेंट को ये गला नम रखने के लिए, थ्रोट को नम रखने के लिए, मॉइस्ट रखने के लिए लॉन्जेस की एडवाइस करनी है, प्रोवाइड करवाना है लॉन्जेस, ठीक है, लॉन्जेस प्रोवाइड करवाना है। तो ये आज का टॉपिक है फेरेंजाइटिस। फेरिंग्स में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, फेरेंजाइटिस कहते हैं। अगर फेरिंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाए तो फेरेंजाइटिस कहते हैं। इसके अलग अलग कारण हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं
फेरिंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे फेरेंजाइटिस कहते हैं। मैंने बताया था फेरिंग्स होता क्या है एग्जैक्टली। फेरिंग्स क्या कहलाता है? फेरिंग्स में इन्फ्लामेशन होना फेरेंजाइटिस कहलाता है। तो फेरिंग्स की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, फेरिंग्स की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग ऑफ द बैक थ्रोट, जो थ्रोट के पीछे की तरफ होती है, बैक ऑफ थ्रोट, है ना, बिकम सोलो इज इन्फ्लामेशन कॉज इज डिस्कम्फर्ट। इस इन्फ्लामेशन की वजह से पेशेंट डिस्कम्फर्ट फील करता है और डिफिकल्टी इन सोलोइंग, और डिफिकल्टी होती है, उसे निगलने में परेशानी होती है। मैंने बताया था ये कहाँ होता है, कोज बाय, ये वायरस और बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। ये जो डिजीज है वो वायरस या बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है। और जो एजेंट है इसके मीजल, एडनोवायरस, चिकन पॉक्स वगैरह, वुफिंग कफ, इनकी वजह से भी फेरेंजाइटिस वगैरह हो सकते हैं। वायरल के अंदर कफ, रनिंग नोज, हेडेक, फीवर, टॉन्सिल में स्वेलिंग और पोस्ट नेजल ड्रिप और सोलो लिम्फ नोड्स फैटिक देखने को मिल सकता है। बैक्टीरियल के अंदर डिस्पेजिया, लिम्फ नोड में स्वेलिंग और वाइट पेचेस नजर आएंगे। थ्रोट में इन्फ्लामेशन, टॉन्सिल हो जाएगा, हेडेक, एब्डोमेन पेन, फैटिक, नोजिया, वोमिटिंग, स्कार्ड फीवर जैसे सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में डायग्नोसिस, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, थ्रोट का कल्चर कर सकते हैं और ब्लड टेस्ट के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। उसके बाद में मेडिकल मैनेजमेंट में इसमें एम्पिसिलिन देते हैं। अगर एम्पिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन एलर्जी हो तो सिफ्लोस्पोलिन दे सकते हैं। एनाल्जेसिक देंगे पेन को कम करने के लिए, गार्गल देंगे पेन रिलीफ के लिए, स्प्रे दे सकते हैं, नेजल स्प्रे वगैरह दे सकते हैं, एंटीहिस्टामिन ड्रग दे सकते हैं एलर्जी को कम करने के लिए, और ज़्यादा अगर इमरजेंसी है तो टॉन्सिलोटोमी भी कर सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में पेशेंट की फीवर को जब तक कम नहीं हो जाता है, पेशेंट दूसरों से मिलने के लिए दूर रखें क्योंकि इन्फेक्शन हो सकता है। पेशेंट को दारू, स्मोकिंग, तंबाकू खाने के लिए मना करना है। उसके बाद में पेशेंट को ज़्यादा पानी पीने के लिए इंकरेज करना है, और पेशेंट को क्या करना है, गार्गल कराने के लिए स्टेक करना है, पेशेंट को सलाइन या जो वार्म वाटर से गार्गल करने के लिए एडवाइस करना है। लॉन्जेस प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को, थ्रोट को मॉइस्ट रखने के लिए लॉन्जेस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।